Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. अब तक हमने सिविल अपराइजिंग देखे जहां लोकल रूलर जमींदार और चीफ जो थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ राजा और जमींदार ही ब्रिटिश पॉलिसीज से परेशान थे? बिल्कुल नहीं, है ना। गांव के किसान, मजदूर, रिलीजियस लीडर्स और आम लोग भी ना एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो रहे थे और इसी फ्रस्ट्रेशन ने जन्म दिया पीजेंट और रिलीजियस मूवमेंट को। ये मूवमेंट हमें बताते हैं कि 1857 की क्रांति कोई सडन एक्सप्लोजन नहीं थी। उससे पहले देश में डिससेटिस्फैक्शन का प्रेशर कुकर मतलब ऑलरेडी गर्म हो चुका था, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें पागलपंथी जो अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था। सो ये मूवमेंट ना बंगाल, बिहार और असम रीजन में पॉपुलर था। इम्पॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम के लिए याद रखिए कि पागलपंथी सेक्ट के फाउंडर ना करम शाह थे। बाद में मूवमेंट को उनके बेटे टीपू शाह ने लीड किया। कभी कभी जो है नोट्स या इंटरनेट सोर्स में ना आपको मजनू शाह लिख देते हैं, लेकिन मजनू शाह सन्यासी फ़कीर मूवमेंट से भी रिलेटेड थे। ठीक है। पागलपंथी इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी और सोशल जस्टिस में बिलीव करते थे। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल लो, जैसे आज अगर किसी विलेज में लोग मिलकर बोले कि हम कास्ट और रिलीजन के नाम पर डिवाइड नहीं होंगे, तो वो स्पिरिट ना पागलपंथी जैसा ही होगा, है ना। इन्होंने ना डायरेक्ट ब्रिटिश के खिलाफ बड़ा मिलिट्री रिवोल्ट नहीं किया, लेकिन ना लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अवेयर ज़रूर किया। उसके बाद आता है फर्जी मूवमेंट। अब आते हैं बंगाल के फर्जी मूवमेंट पे। फाउंडर थे हाजी सरीतुल्ला। बाद में इस मूवमेंट को दादू मियाँ ने आगे बढ़ाया। फर्जी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था इस्लामिक रिफॉर्म, सोशल इक्वालिटी, ज़मींदारी ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस। सवाल है कि अगर आप साल भर मेहनत करें और फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मींदार ले जाए तो कैसा लगेगा? एग्जैक्टली इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ फर्जी मूवमेंट पॉपुलर हुआ। ये मूवमेंट लेटर 1857 का एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर आता है मोपला अपराइजिंग। ये ना केरला का रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे मोपला मुस्लिम जो हैं पार्टिसिपेट हुए थे। यहाँ जो है ब्रिटिश रूल और हिंदू जैन लीडर जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, जमींदार की कॉम्बिनेशन ने पीजेंट को प्रेशर में डाल दिया। हाई रेंट्स, एविक्शंस और एक्सप्लॉयटेशन कॉमन हो गए थे। रिजल्ट क्या हुआ कि रिपीटेड अपराइजिंग हुआ 1836 में, 41 में, 54 में, 49 में, 66 में। ये सारे टाइम पे चलते रहे, ठीक है। सो मोपला, मालाबार प्लस मुस्लिम पीजेंट्स प्लस अग्रेरियन ग्रीवियांसेस, ये चीज़ें बस याद रखना आप, ठीक है। सो यही था वायलेंट, ये सीरीज़ था बेसिकली। और क्या हुआ, बाकी सारे रिवोल्ट की तरह इसे भी जो है सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। फिर आता है वहाबी मूवमेंट। 1820 से 1850s तक चला ये, ठीक है। वहाबी मूवमेंट तो लीडर थे सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। ये मूवमेंट ना नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ। ऑब्जेक्टिव था रिलीजियस प्योरिफिकेशन, सोशल रिफॉर्म, फॉरेन डोमिनेशन को ऑपोजिशन करना। इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि एग्ज़ाम में ना अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये मूवमेंट प्योर रिलीजियस नहीं था। ब्रिटिश डोमिनेशन के अगेंस्ट ना पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का एलिमेंट भी था। ब्रिटिश अथॉरिटी इसे डेंजरस मूवमेंट मानती थी और इसीलिए लीडर्स को अरेस्ट और एग्जीक्यूट किए गए, ठीक है। कूका मूवमेंट की बात कर लें, नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं। 1840-1870s में बंगाल, पंजाब के रीजन में था। ये वहाबी जो था ये था रायबरेली, पटना, बंगाल, पंजाब का रीजन। कूका मूवमेंट है पंजाब का रीजन, ठीक है। फाउंडर थे गुरु राम सिंह, ओके। कूका का ना नामधारी मूवमेंट के फाउंडर थे, कूका या नामधारी मूवमेंट के फाउंडर थे गुरु राम सिंह। ये मूवमेंट ना सोशल रिफॉर्म प्रमोट कर रहे थे, जैसे सिंप्लिसिटी, एंटी कास्ट आइडियाज़, मॉरल डिसिप्लिन, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना। और अब ज़रा ना ध्यान दीजिए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना मतलब ये कॉन्सेप्ट बाद में गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट में भी दिखाई देगा, है ना। इसीलिए कोका मूवमेंट को फ्यूचर नेशनलिज्म का बोल सकते हो प्रिकर्सर भी माना जाता है। ब्रिटिशर्स ने मूवमेंट को सप्रेस कर दिया और कई फॉलोअर्स को एग्जीक्यूट भी किए, ठीक है। फिर आता है नरकल बेरिया मतलब टीटू मीर मूवमेंट। 1831 में हुआ था, बंगाल के रीजन में हुआ था। सैयद मीर निसर अली जो थे इसके लीडर थे, जिसको टीटू मीर भी कहते हैं। सो स्टोरी टाइम। तो हुआ क्या कि ब्रिटिश सपोर्टेड लैंडलॉर्ड्स
ने लोकल पीजेंट्स पर हैवी टैक्सेस लगाए, ठीक है। रिलीजियस इंटरफेरेंस भी बढ़ रही थी। टीटू मीर ने डिसाइड किया कि अब और नहीं। उन्होंने पीजेंट को ऑर्गेनाइज किया और एक फेमस बैम्बू फोर्ट यानी बंसीर किला बनाया। सोचिए कि आपके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं हैं, फिर भी आप ना बैम्बू से, मतलब वो बांस से फोर्ट बनाकर रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करते हो। कितनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगी। ब्रिटिश आर्मी ने इवेंचुअली उस फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और टीटू मीर को मतलब वो शहीद हो गए, लेकिन उनका रेजिस्टेंस ना लेजेंडरी बन गया। ओके, उसके बाद आता है पीजेंट्स इन रिवोल्ट ऑफ 1857, देयर रोल्स एंड पार्टिसिपेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है, 1857 सिर्फ सिपाही की रिवोल्ट नहीं थी, पीजेंट्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। पीजेंट ने क्या किया था, तो फूड सप्लाई किया, शेल्टर दिया, इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया, मतलब इंफॉर्मेशन, लोकल सपोर्ट्स दिए, आर्मी स्ट्रगल ज्वाइन किया। स्पेशली ना अवध रीजन में, रोहिलखंड में, बुंदेलखंड में, बिहार में जो है पीजेंट्स पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब एक एग्जांपल से सोचो कि आर्मी बैटलफील्ड में लड़ती है, लेकिन आर्मी को खाना, रहने की जगह, लोकल सपोर्ट कौन देता है, वो देती है लोकल पॉपुलेशन। सो 1857 में पीजेंट्स ने एग्जैक्टली वही रोल प्ले किया और इसी वजह से रिवोल्ट जो है मास मूवमेंट बन गया। सो अगर हम एक कॉमन फीचर्स बात करें इन सारे रिवोल्ट्स का या मूवमेंट का, तो अब पूरी लेक्चर को ना समराइज़ करते हैं। चाहे वो पागलपंथी हो, फर्जी हो, वहाबी हो या टीटू मीर हो, सब में कुछ कॉमन फीचर थे। जैसे ब्रिटिश पॉलिसी का ऑपोजिशन करना, मतलब सब मूवमेंट ना ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ था। दूसरा इकोनॉमिक कॉजेज़ भी थे कि हैवी टैक्सेस और पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन सबके कॉमन कॉज थे, है ना। सोशल रिफॉर्म भी एक रीज़न था कि कई मूवमेंट ना सोशल लेवल्स को भी चैलेंज कर रहे थे। फिर रिलीजियस आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस भी था कि रिलीजियस रिफॉर्म और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अक्सर साथ साथ चल रहे थे। मास पार्टिसिपेशन हो रहा था कि आम लोग ना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। सो बंगाल रीजन में क्या क्या था, पागलपंथी, ओके, बंगाल में। उसके बाद फर्जी मूवमेंट बंगाल में, एंड टीटू मीर वाला, ये भी बंगाल में। 3 बंगाल में। केरला में था मोपला, ओके। फिर नॉर्थ इंडिया में थे वहाबी, ओके, वहाबी मूवमेंट भी था नॉर्थ इंडिया में, बोले तो वही बंगाल, पंजाब, ये सारे रीजन में। पंजाब में था कूका मूवमेंट। एंड 1857 में पीजेंट पार्टिसिपेशन, हमने ये सब भी देखा कि उसका क्या रोल रहा था पीजेंट पार्टिसिपेशन का। सो इफ़ ए कंक्लूड टुडेज लेक्चर, यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल है जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, बस उसी का कंपैरिजन है कि पागलपंथी में कौन से टाइम पे हुआ, एरिया क्या था, लीडर मंजू सा थे, मेन कॉज क्या था, पोवर्टी, ऑपरेशन, हैवी टैक्सेस एंड सोशल जस्टिस, मेन एम था रिलीजियस रिफॉर्म लाना, इक्वालिटी लाना, सिंपल लाइफ, ओके। इम्पॉर्टेंट फीचर यही थे, आउटकम ये था। तो आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको याद कर सकते हो आप। ऊपर जो हमने पढ़ा बस उसी को टेबल फॉर्म में दे दिया ताकि एक याद करने में आसानी रहे, ओके। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज क्लास, तो इन मूवमेंट को सिर्फ रिलीजियस या पीजेंट मूवमेंट समझना ना गलत होगा। ये एक्चुअली ना ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ग्रोइंग पब्लिक एंगर का सिंबल्स था, ठीक है। सिविल अपराइजिंग ने रेजिस्टेंस की शुरुआत की, ठीक है, और मोबिलाइज़ किया, और ये सब मिलकर 1857 की महाक्रांति के लिए ना फर्टाइल ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे थे। सो अगले लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे, ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फॉरेस्ट और ट्राइबल रीजन में ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ किस तरीके से पावरफुल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Till then, keep learning. Thank you.